हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ द टॉपिक हैदराबाद, और उसके बाद हम लोग मणिपुर पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली, उसके बाद हम लोग मणिपुर को पढ़ेंगे, हैदराबाद के बाद मणिपुर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और हमारा बुक चल रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हैदराबाद। इसके पहले बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ दिया हुआ है, उनके लिए उनका हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक हैदराबाद। पढ़ लेते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, played an important role in the integration of princely states with India, member of important committees of the Constituent Assembly on fundamental rights, minorities, provisional constitution, etc. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से लेकर 1950 तक की इनकी जीवन अवधि है। आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। देसी रियासतों को भारत का संघ में मिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी थे ये। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, हैदराबाद। हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वाज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। यहाँ के जो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। ही इंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। तो निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही। In the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force. इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। Women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थीं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars on the people. आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे राजाकार कहा जाता था। The atrocities and the communal nature of the Razakars knew no bounds. राजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। They murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. राजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। राजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या तथा बलात्कार राजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए।
The central government had to order the army to tackle the situation. और in September 1948, Indian Army moved in to control the Nizam's forces. तो 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर्ड. और कुछ रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया. दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में. A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of the Manipur would be maintained. आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी. Under the pressure of public opinion, the Maharaj held elections in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy. जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on the universal adult franchise. तो मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे. While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to this. मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थीं. The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. और भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए. इसका असर आज तक देखा जा सकता है. अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. अपने साथ बुक खोल के जरूर बैठिएगा, उससे आप लोग को समझने में आसानी होगी. तो अब हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का पुनर्गठन. द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट केम टू एन एंड विथ पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ. नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स. भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी. दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स. यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन. तो प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिलती रहे और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो. During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी. या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था. प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states. हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया. उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself.
सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। Many provincial Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौती से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ड बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था और बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थीं। This decision of the national leadership was challenged by the local leaders and the people. केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। Protest began in the Telugu-speaking areas of the old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka. The Visal Andhra movement, as the movement for a separate Andhra was called, demanded that the Telugu-speaking areas should be separated from Madras province, of which they were a part, and be made into a separate Andhra province. तो विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of then Madras province. तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। The movement gathered momentum as a result of central government's vacillation. केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। पोटी श्रीरामुलु, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। This caused great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region. इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। People in large numbers took to the street. Many were injured or lost their lives in police firing. लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए पहले। देख सकते हैं ये 1961 का मैप है। इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा आसाम, मणिपुर, मेघालय एक तरफ हो गया है, एक ही है, मणिपुर अलग है, मेघालय आसाम में ही है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ उत्तराखंड अलग नहीं हुआ है, यहाँ झारखंड अलग नहीं हुआ है, यहाँ पे तेलंगाना अलग नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे मेघालय भी अलग नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अलग नहीं हुए हैं।
तो आप लोगों ने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा. These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. इस आयोग तो इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया. इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था. द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट्स एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956. इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए. अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट पैरा. One of the most important concerns in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of country. आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी. It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा. But the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया. It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी. Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया. Now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. भाषावर राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक हो चुका है. We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है. The path to politics and power was now open to people other than the small English-speaking elite. राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल चुका था. Linguistic organization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. भाषावर पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला. It did not lead to disintegration of the country as many had feared. बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा. On the contrary, it strengthened national unity. इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई. Above all, the linguistic states underlined the acceptance of the principle of diversity. सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावर राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर ही नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है या फिर ये कि भारत में चुनाव करवाए जाते हैं. द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट. भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है. It was a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and ways of life. Much of the politics in later period was to take place within this framework. लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना. साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी.
आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे येलो बॉक्स में दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें वही सब बताया गया कब कौन कौन से स्टेट्स बनाए गए, और क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं इसमें से। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो वो भी जल्दी ही मैं अपने चैनल पे ले आऊँगी। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching the video. Thank you.